गृह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट से समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के अंतर्गत भोजन एवं उसके पौष्टिक तत्व से संबंधित जानकारी साझा करूंगी। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि भोजन क्या है, भोजन की क्या परिभाषा होती है। तो भोजन कोई भी ठोस, तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ है जो कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है, शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करता है एवं सभी प्रकार की शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहयोगी होता है। हमने कहा ठोस, तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ। तो ठोस पदार्थ में ठोस भोजन जैसे कि रोटी, चावल इत्यादि आता है। अर्ध तरल में आपका मूंग की खिचड़ी, थिक सूप आदि आते हैं। फिर तरल भोजन में आपका दाल का पानी, शरबत, थिन सूप, ये सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा भोजन है कौन कौन से मुख्य पौष्टिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि सबसे प्रमुख है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है मिनरल और छठवां और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तत्व है वो जल या वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट, जब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ये मुख्य रूप से आलू, गन्ना, चीनी, गुड़, चावल, केले आदि से प्राप्त होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है जल में अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सभी जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट हैं। अति शीघ्रता से ये जल में घुल जाते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। आप लोग ग्लूकॉन डी का ऐड देखते हैं कि तुरंत आपने लिया पानी में और 1 गिलास पानी में और 1 चम्मच आपने घोला और उसको पिया और आपको तुरंत एनर्जी मिल गई और तुरंत आपको ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो ये जल में घुलनशील कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर दूसरा जो जल में अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, इसमें मुख्य रूप से जो रेशे होते हैं, जो भी वानस्पतिक रेशे होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं। उदाहरण के लिए आप इसको ले सकते हैं सेल्यूलोज, ये जल में अघुलनशील होता है। फिर दूसरा हमारा मुख्य जो पौष्टिक तत्व है भोजन का वह है प्रोटीन। प्रोटीन मुख्य रूप से शारीरिक टूट फूट की मरम्मत करके कोशिकाओं का निर्माण करता है और यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन, जो कि जैसे दूध और दूध से निर्मित पदार्थ हैं, मांस, मछली, अंडा, ये सभी प्रोटीन जो होते हैं उच्च गुणवत्ता वाले हाई क्वालिटी प्रोटीन कहलाते हैं। और दूसरा जो प्रोटीन होता है वह वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन, यानी कि पेड़ पौधों से जो प्रोटीन मिलता है, जिसमें कि दालें, सोयाबीन इत्यादि होता है। फिर 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। फिर हम वसा की बात करते हैं। तो वसा का मुख्य कार्य शरीर को ऊष्मा प्रदान करना या शरीर को गर्मी प्रदान करने का होता है। यह मुख्यतः 2 स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राणिज स्रोत जैसे कि घी, मक्खन इत्यादि, और दूसरा है वानस्पतिक स्रोत जिसमें सरसों, मूंगफली, सोयाबीन इत्यादि का तेल आता है। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा लगभग प्राप्त होती है। फिर हम विटामिन की बात करेंगे। तो विटामिन जो होते हैं वो शरीर की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन, जिसमें कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी आते हैं, और दूसरा है वसा में घुलनशील विटामिन, जिसमें विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब ये नाम को अगर हम समझें तो इसका ये बहुत सारे विटामिन का एक समूह होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है।
ठीक है। इसमें मुख्य रूप से विटामिन B1, B2, B3, B6 और B12 आता है। इसकी कमी से बेरी पेलाग्रा, एनीमिया आदि रोग होते हैं। यह मुख्य रूप से अन्न की भूसी, ईस्ट आदि में उपस्थित होता है। फिर विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील विटामिन है। ये मुख्य रूप से नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी आदि में उपस्थित होता है। क्या कह सकते हैं, जो भी खट्टे फल हम लोग लेते हैं उनमें ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा आपके मसूड़े जो हैं फूल जाते हैं या कई बार उनको दबाने पर खून आने लगता है, तो ये जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। फिर वसा में घुलनशील विटामिन, ये इनमें मुख्य रूप से विटामिन ए होता है जिसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत पीले फल और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। फिर विटामिन डी, जिसकी कमी से महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है और इसका मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। फिर विटामिन ई, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और इसकी कमी से बांझपन या इनफर्टिलिटी के लक्षण भी शरीर में दिखाई देने लगते हैं। और ये मुख्य रूप से जो अंकुरित अनाज होते हैं उनके जो अंकुर होते हैं उनमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। फिर विटामिन के, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है और मुख्य रूप से समुद्री घास, पालक इत्यादि में उपस्थित होता है। फिर खनिज लवण या मिनरल्स, तो खनिज लवण से हमें ऊर्जा तो नहीं प्राप्त होती है लेकिन शरीर की बहुत सारी क्रियाएं जैसे सांस लेना, रक्त संचरण, पेशियों की क्रियाविधि, हड्डी निर्माण, ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये खनिजों पर निर्भर करती हैं और खनिज लवण इनके निर्माण में सहायक होते हैं। मानव शरीर को लगभग 29 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, जिनमें से प्रमुख के बारे में हम लोग जानेंगे, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस। ये हड्डियों के और दांतों के निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। कैल्शियम रक्त का थक्का बनाने में और मांसपेशियों के सुचारू संचालन के लिए बहुत आवश्यक है और ये मुख्य रूप से दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। उसके बाद आयरन आरबीसी के निर्माण में या रक्त के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी से महिलाओं में और जो किशोरावस्था की लड़कियां होती हैं उनमें खून की कमी या एनीमिया रोग दिखाई देता है। इसके मुख्य स्रोत हैं पालक, मेवे, अंडा, अनाज आदि। इसके अतिरिक्त जब हम लोग अपने घर में जो आयरन के बर्तन यूज़ करते हैं तो उस बर्तनों में से भी आयरन के कुछ गुण हमारे भोजन में आ जाते हैं, जैसे लोहे की कढ़ैया या लोहे के तवे से वो हमारी सब्ज़ी में, चपाती में कुछ आयरन के गुण आ जाते हैं, तो ये भी आयरन की मात्रा शरीर में बढ़ाने में बहुत लाभदायक होते हैं। फिर आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है ना, घेंघा जो कि आपकी थायराइड ग्रंथि का विकार उत्पन्न करता है। इसके बाद की अवस्था क्रेटिनिज्म कहलाती है, जिससे व्यक्ति में शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं और उसका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके मुख्य स्रोत समुद्री मछली, समुद्री घास एवं आयोडीन युक्त नमक होते हैं। फिर अगला अपना है सोडियम और पोटेशियम। ये हमारे बाह्य कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में होते हैं और मुख्य रूप से हमारी पेशियों के संकुचन में, तंत्रिका आवेग के संचरण में सहायक होते हैं और इनके मुख्य स्रोत पालक, मछली, अंडा, दूध, मांस आदि सभी आते हैं। और पोटेशियम ऑलमोस्ट जितने भी हमारी खाद्य वस्तुएं हैं सब में कुछ ना कुछ मात्रा में उपस्थित होता है। फिर सबसे लास्ट में और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वह है जल मानव शरीर में 65 से 70% तक का अंश हमारे शरीर का जो भी होता है वो जल का होता है। जब कई बार उल्टी, दस्त या डायरिया जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और शरीर से अत्यधिक जल निकल जाता है तो इस अवस्था को निर्जलीकरण कहा जाता है। जल हमारे शरीर का बहुत सारी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, जैसे कि हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन में सहायक होता है,
तथा शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उनका मुख्य कारण जल होता है। एक नॉर्मल अडल्ट व्यक्ति को एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी लगभग पीना चाहिए, तभी उसकी सारी जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। तो आज के लिए बस इतना, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखेंगे। धन्यवाद।